नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम काला मोतियाबिंद के बारे में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगी बिहार की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर निम ईरानी। तो डॉक्टर साहब, ये बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि किसी को काला मोतियाबिंद की जो समस्याएं होती हैं ये क्यों होती हैं। काला मोतियाबिंद एक बहुत ही घातक किस्म की बीमारी है और इसके बारे में पहले इसकी एक खासियत है। इसको हम अपने मेडिकल साइंस में इसको एक साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। इसकी जो सबसे विशेषता है वो ये है कि शुरुआती दिनों में इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते। इट इज़ अ सिम्टमलेस साइलेंट किलर और यही इस बीमारी को बहुत घातक बनाता है। जब तक मरीज़ को इसके लक्षण समझ में आने शुरू होते हैं तब तक आँखों की नस बहुत हद तक डैमेज हो चुकी होती है और उसके बाद वहाँ से पेशेंट के नस की रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब काला मोतिया या इसको मेडिकल साइंस इंग्लिश में इसको हम ग्लॉकोमा के नाम से बोलते हैं। इसकी वजह क्या है? आँखों के अंदर जो है आँखों का एक अपना प्रेशर होता है जिसको इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहा जाता है। ये एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। अगर आँखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है 20 मिलीमीटर के ऊपर, एक बेसलाइन एक वैल्यू है, अगर इसके ऊपर रहता है आँखों का प्रेशर तो वो आँखों की नस को धीरे धीरे डैमेज कर देता है। अब इसके अलावा भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिसमें कि हाई मायोपिया जिनको है या हाई हाइपरमेट्रोपिया जिनको है, ये दोनों भी रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी आंखों में काला मोतिया आगे चलकर हो सकता है। बढ़ती हुई उम्र अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है जिसमें कि ग्लॉकोमा होने की संभावना बढ़ जाती है। इन सब के अलावा जेनेटिक काला मोतिया या ग्लॉकोमा आँखों की एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक होती है। अगर वंश में किसी को भी है तो उनके जितने भी ब्लड रिलेटिव्स हैं सब के ऊपर काला मोतिया होने का रिस्क रहता है। तो अगर जैसे कि आपने बताया कि इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं और जब तक लक्षण किसी को पता चलते भी हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, तो इसका किस तरीके से एक आदमी समझ सकता है जिसको ये समस्याएं हो रही हैं, काला मोतियाबिंद हुआ है, तो आखिर कैसे वो समझे कि उसे काला मोतियाबिंद हो रहा है? जी, अभी जैसे मैंने कुछ रिस्क फैक्टर्स का जिक्र किया, जिनको भी हाई मायोपिया है जो बहुत ज़्यादा माइनस का चश्मा लगाते हैं, हाई हाइपरमेट्रोपिया है मतलब प्लस का नंबर जिनका ज़्यादा है, इसके अलावा जिनकी उम्र बढ़ रही है 40 के ऊपर, इसके अलावा जो लोग भी डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, इसके अलावा जिनके भी खानदान में, जिनकी भी फैमिली में अंधेपन की हिस्ट्री है या ग्लॉकोमा की हिस्ट्री रही है, इन सब लोगों को हमेशा अपने एक आई स्पेशलिस्ट से साल में एक बार अपने आँखों की जांच कराते रहना उनके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो मैं अभी इसमें डिस्कस करना चाहूँगी। दो चीज़ें, एक तो आँख में अगर किसी भी किस्म के चोट लगने की हिस्ट्री रही है, बच्चे हैं क्रिकेट खेलते हैं है ना, या फुटबॉल खेलते हैं, या किसी भी आपसी लड़ाई झगड़े में किसी को आंख में चोट लग गई या किसी एक्सीडेंट में आंखों में चोट लग गई, तो इस तरह के लोग या अपने स्किन की बीमारी के लिए या एस्थमा के लिए कोई भी अगर स्टेरॉइड्स का बहुत लंबे समय तक सेवन करता रहा है, ऐसे सारे लोग एट रिस्क हैं फॉर ग्लॉकोमा या काला मोतिया, इनमें होने का खतरा होता है। ऐसे सारे लोगों को लक्षण का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, उन्हें समय समय पर हर 6 महीने पर एक बार अपने आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला इसमें फील्ड में कमी आती है। जो सेंट्रल विजन है वो पेशेंट का अंत समय तक मेंटेन रहता है और अगर हम अपने लक्षण आने का इंतज़ार करेंगे तब तक लेट हो जाती है। तो अगर इलाज की बात कर ले तो इलाज किस तरीके से कोई करवाए, अपना डॉक्टर के पास कब जाए, डॉक्टर के से कैसे सलाह लें? जी, जैसा मैंने बोला, जिनके भी अंदर कुछ भी इस किस्म के रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें साल में एक बार अपने आँख की जांच एक आई स्पेशलिस्ट से करानी है और इसमें आँखों का प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और साथ में हम एक जांच करते हैं जिसको कि पेरीमेट्री बोलते हैं या फील्ड टेस्ट बोला जाता है, और साथ में एक OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी नाम से भी एक जांच की जाती है। इन सब जांचों की मदद से जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पेशेंट को इलाज की ज़रूरत है या उसको सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। एक बार जब ये तय हो जाता है कि मरीज़ को अब इलाज की ज़रूरत है
तो आज साइंस की बहुत बड़ी देन है, मैं कहूँगी वरदान है। नहीं तो कुछ दशक पहले, कुछ सालों पहले तक काला मोतिया से लोग अंधे हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसे लेज़र्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आंखों के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत ही कारगर किस्म की दवाइयाँ हैं जिनकी मदद से आंखों के प्रेशर को कंट्रोल करके काला मोतिया को रोकने में हम लोग सफल हुए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये मेडिकल साइंस की। और इन सब चीज़ों से अगर बात नहीं बनती है तब सर्जरी के भी ऑप्शंस हैं जिससे कि हम काला मोतिया को रोकने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। और इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो आंखों में आजकल वॉल्व भी लगाने की सुविधा उपलब्ध है, जिससे भी एकदम निराश हो चुके ग्लॉकोमा के मरीज़ हैं उनमें हम रोशनी को कुछ हद तक बचाने में सफल रहे हैं। तो अगर किसी ने ऑपरेशन करवाया है, इलाज चल रहा है, तो वो किस तरीके से बचाव कर सकता है? ऑपरेशन के तुरंत बाद, इलाज के तुरंत बाद वो किन किन चीज़ों को अवॉइड करें? सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें जो भी डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं वो अपने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को जितना भरसक प्रयास करें उसको कंट्रोल में रखें, ये सबसे अहम चीज़ है। इसके अलावा ग्लॉकोमा की सर्जरी हो जाने से रिस्पॉन्सिबिलिटी न तो सर्जन की ख़त्म होती है ना मरीज़ की ख़त्म होती है। उसको हमेशा फ्रीक्वेंटली मैं बोलूँगी 2 महीने पर आकर अपने आँखों के प्रेशर की जाँच करानी होती है, क्योंकि कई बार सर्जरी होने के बाद भी ग्लॉकोमा की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें ग्लॉकोमा के सर्जरी का जो सक्सेस है वो सबसे ज़्यादा निर्भर इसी बात पे करता है कि पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स, उनकी फैमिली वाले लोग फॉलो अप को लेकर कितना सीरियस हैं, क्योंकि ये बीमारी का सक्सेसफुल इलाज जो है या सक्सेसफुल रोकथाम जो हम बोलते हैं, सफल रोकथाम, वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप पर ही निर्भर करता है। मरीज़ जब तक आएगा नहीं हमारे पास फॉलो अप के लिए तब तक हम उसकी बीमारी को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय समय पर उसमें दवाइयों को बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है और ये सब चीज़ें देखने के एग्जामिनेशन के बाद ही संभव है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने जो ये काला मोतियाबिंद के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निम्मी रानी को सुन रहे थे जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ काला मोतियाबिंद के बारे में उन्होंने साझा की है। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें, ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।